आप सभी ने देखा होगा कि आईएमडी आए दिन हिमाचल के लिए अलग अलग तरह के अलर्ट इशू करता रहता है। कभी ऑरेंज अलर्ट इशू होता है, कभी येलो अलर्ट इशू होता है। तो क्या हिमाचल का मौसम एक्चुअल में बदल चुका है? हेलो एवरीवन, माय नेम इज अजय सिंह और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ये जो अलर्ट्स हैं इनके क्या मतलब होते हैं, आईएमडी इनको कब कब इशू करता है, हिमाचल में स्पेसिफिकली जो क्लाइमेट चेंज है उसका किस तरीके से असर हो रहा है, वेदर पैटर्न चेंज हो रहे हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस काफी ज्यादा न्यूज में है। तो इन सारे टॉपिक्स के बारे में आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, अभी न्यूज में देखा गया कि हिमाचल की 6 डिस्ट्रिक्ट्स में हीट वेव के लिए येलो अलर्ट इशू किया गया। ये बात है 26 और 27 मई की। इसी के ही नेक्स्ट डेज यानी 28 और 29 मई को यहां पे ऑरेंज वार्निंग आती है, ऑरेंज अलर्ट आता है हेल स्टॉर्म, थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग के लिए। तो देखो एकदम से यहां पे जो हिमाचल का वेदर है वो चेंज हो रहा है। हीट वेव से लेकर आप यहां पे देखो कि थंडरस्टॉर्म तक के लिए यहां पे वार्निंग्स इशू हो रही हैं आईएमडी के द्वारा। तो कहीं ना कहीं इन न्यूज से हमको पता चलता है कि हिमाचल का जो वेदर पैटर्न है वो काफी ज्यादा चेंज हो रहा है, जो कि एक कॉज ऑफ कंसर्न है। बट देखो, इन सब चीजों से पहले हमको एक चीज पता होनी चाहिए कि ये वेरियस टाइप के जो अलर्ट होते हैं ये होते क्या है, इसका एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है। तो चलो पहले ये देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो आईएमडी है उसने 4 तरह के कलर कोड सिस्टम बना रखे हैं ताकि आपको वेदर इवेंट से रिलेटेड वार्न किया जा सके और आपको बताया जा सके कि किस टाइम पे आपको क्या एक्शन लेना चाहिए। तो अगर देखो ग्रीन अलर्ट इशू होता है तो इसका मतलब है कि भाई नॉर्मल वेदर है, कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं है, आप नॉर्मल अपनी एक्टिविटीज कंटिन्यू रख सकते हो। अगर येलो अलर्ट इशू हुआ तो यहां पे आपको एक वार्निंग दी जाती है कि अवेयर रहिए, यहां पे जो डिसरप्शंस है, वेदर इवेंट्स यहां पे थोड़े चेंज हो सकते हैं, जैसे कि रेनफॉल हो सकती है, हीट वेव आ सकती है। तो बेसिकली येलो अलर्ट होता है आपको वार्न करने के लिए, अवेयर करने के लिए। इसके बाद अगला आता है ऑरेंज अलर्ट। ऑरेंज अलर्ट अगर इशू हो गया है तो इसका मतलब है आप प्रिपेयर रहे, यानी सीवियर वेदर इवेंट्स हो सकते हैं, यानी बहुत ज्यादा रेनफॉल हो सकती है, लैंडस्लाइड हो सकती है, हीट वेव यहां पे आ सकती है। ये यहां पे ऑरेंज अलर्ट का मतलब होता है। यहां पे डैमेज हो सकता है क्रॉप्स को, स्ट्रक्चर को, और आपको बोला जाता है कि यहां पे ट्रैवल आप थोड़ा अवॉइड करें। इसके बाद अगर रेड अलर्ट इशू हो गया तो ये हाईएस्ट कैटेगरी का यहां पे जो कलर कोड है वो है। यहां पे स्पेसिफिकली बोला जाता है कि आपको एक्शन लेना पड़ेगा, एक्सट्रीम यहां पे वेदर इवेंट होता है, इमरजेंसी ऑर्डर्स को आपको फॉलो करना है और मोस्ट प्रेफरेबली आपको इंडोर्स ही रहना है, आपको आउटडोर्स नहीं जाना है। ठीक है, तो ये यहां पे आईएमडी के कलर कोड सिस्टम्स है जिनके बारे में हमने देखा। चलो अब देखते हैं हिमाचल में यहां पे कुछ दिनों में क्या हुआ है। देखो 26 और 27 मई को यहां पे येलो अलर्ट इशू किया गया कि भाई 6 से 7 डिस्ट्रिक्ट में हीट वेव आ सकती है, यानी बहुत ज्यादा गर्मी यहां पे होगी। इसके बाद देखो 28 जो मई है वहां पे ऑरेंज अलर्ट इशू हो गया। काय के लिए कि भाई यहां पे हेल स्टॉर्म, आपका थंडर स्टॉर्म, लाइटनिंग, विंड की स्पीड यहां पे आपकी रह सकती है 40 से 60 किलोमीटर पर आवर। ये कहां के लिए बोला गया? कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला के लिए। इसके बाद 29 मई के लिए भी यहां पे बोला गया है, ऑरेंज अलर्ट दिए गए हैं कि भाई सेम हैजार्ड हो सकते हैं कुल्लू, मंडी, शिमला और सिरमौर में। अब देखो इस चीज का मतलब क्या है, ये ऑरेंज अलर्ट यहां पे इशू करने का मतलब क्या है कि भाई यहां पे हेल स्टॉर्म आ सकता है, विंड की स्पीड्स यहां पे ज्यादा रहेगी, लाइटनिंग आएगी, जिसकी वजह से यहां पे क्या हो सकता है, देखो क्रॉप्स को डैमेज हो सकता है, पेड़ यहां पे गिर सकते हैं, इंजरी का रिस्क हो सकता है, ट्रैवल में डिसरप्शन हो सकती है। तो यहां पे ये चीज है। बट देखो यहां पे आप देखो ना कि किस तरीके से वेदर चेंज हो रहा है। पहले बहुत ज्यादा एक्सट्रीम यहां पे गर्मी दिखाई जा रही है, उसके बाद यहां पे एकदम से हेल स्टॉर्म आ रहा है। तो कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज जो है वो हिमाचल को काफी ज्यादा इंपैक्ट कर रहा है और ये चीज हिमाचल के लिए थोड़ी ज्यादा कंसर्निंग हो जाती है, क्योंकि देखो जो हिमाचल की इकोनॉमी है वो भी बहुत ज्यादा यहाँ पे वेदर पे डिपेंड करती है। अगर यहाँ पे हेल स्टॉर्म आता है तो कहीं ना कहीं जो एप्पल बेल्ट है ना, वहां पे आपको नुकसान देखने को मिलेगा, एप्पल प्रोडक्शन ज्यादा नहीं होगी। और देखो आपको पता है कि हिमाचल में काफी ज्यादा अमाउंट में यहाँ पे एप्पल ग्रोअर्स रहते हैं और उनकी लाइफ को यहाँ पे इंपैक्ट हो सकता है, उनकी इनकम यहाँ पे बहुत ज्यादा अफेक्ट हो सकती है। तो देखो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई ये जो रेनफॉल है वो एकदम से कहाँ आ गई, मई आ गया है, अब तो गर्मी होनी चाहिए, रेनफॉल कहाँ से आ रही है? तो देखो ये सब पॉसिबल हो पा रहा है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से। वेस्टर्न
डिस्टर्बेंस जो है देखो एक लो प्रेशर सिस्टम है, विंड सिस्टम है। यहाँ पे क्या होता है, जो मेडिटेरेनियन सी है, यहाँ से जो विंड्स हैं वो इंडिया की तरफ को आती हैं, यहाँ से मॉइस्चर कलेक्ट करती हैं और यहाँ पे हिमाचल जब वो आएंगी, हिमाचल में आपके देखो आपको माउंटेन्स दिखते हैं, माउंटेन्स से ये टकराएगी और यहाँ पे माउंटेन्स में स्नोफॉल यहाँ पे ये करती है ना, इरेटिक रेनफॉल यहाँ पे करती है। और ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हैं ये प्लेन एरियाज में भी यहाँ पे रेनफॉल आने का काम करती है। यूजुअली ये विंटर्स में आती हैं और प्लेन में रेन के लिए और हिमाचल में स्नोफॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अब देखो अगर ये समर में आती हैं तो देखो यहाँ पे हेल स्टॉर्म कॉज करेगी, थंडर स्टॉर्म कॉज करेगी, जो कि अभी आप देख रहे होंगे। देखो जैसे कि आपको पता है जो इंडिया में रेनफॉल है वो मोस्टली जो रेनफॉल होती है वो मानसून में होती है। मानसून के अलावा जो यहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल होती है वो इन्हीं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से होती है और दिसंबर से अप्रैल तक आप यहाँ पे जो रेनफॉल देखोगे वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से ही होती है। और ये देखो मई और जून का वेदर को भी इंपैक्ट करती है। देखो जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है ना उनका पैटर्न भी यहाँ पे चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। देखो अगर मैं बात करूं तो 1950s में ये दिसंबर से मार्च तक पीक करती थी। इनके टाइम पे यहाँ पे इन मंथ्स के टाइम पे यहाँ पे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस रहती थी। अगर 1980s की मैं बात करूं तो ये जनवरी से अप्रैल तक पीक करती थी। बट अगर 2020s में देखो तो ये अब फरवरी से मई की तरफ को शिफ्ट हो रही है। यानी जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का पैटर्न है वो भी आपको फॉरवर्ड की तरफ शिफ्ट होते हुए दिख रहा है। अब देखो ये प्रॉब्लमेटिक क्यों है, बिकॉज देखो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई एग्रीकल्चर जो है इससे बहुत ज्यादा इंपैक्ट हो सकता है। अगर लेट मई में रेन और हेल स्टॉर्म आता है तो कहीं ना कहीं ये जो हमारी क्रॉप्स हैं उनको डैमेज कर सकता है। फ्लावरिंग जो होती है यहाँ पे उसको ये इंपैक्ट कर सकता है। और यहाँ पे देखा गया है कि भाई ये ज्यादा इंटेंस हुई है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, 20% इंक्रीज इन इंटेंसिटी सिंस 1950s यहाँ पे देखा गया। और अब जो इसकी अकरेंस है जो ये यूजुअली विंटर्स में आती थी अब ये लेस फ्रीक्वेंट हो गई है क्योंकि फॉरवर्ड की तरफ ये पैटर्न जो है आपका शिफ्ट हो रहा है। तो ये भी एक कॉज ऑफ कंसर्न है। तो देखो मैं बात कर रहा था क्लाइमेट चेंज की, तो देखो अगर यहाँ पे ना 1 डिग्री वार्मिंग होती है एटमॉस्फेयर में तो उसका मतलब है कि 7% मोर मॉइस्चर कैरी कर सकती है आपकी विंड। अगर ज़्यादा मॉइस्चर कैरी करेगी तो यहाँ पे ज़्यादा चांसेस होंगे कि भाई रेनफॉल हो, हेल स्टॉर्म यहाँ पे ज़्यादा आ सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे 7% मोर मॉइस्चर रहता है अगर 1 डिग्री जो वार्मिंग है होती है। इसके बाद देखो यहाँ पे वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज में 1950 से लेकर हिमालयाज में यहाँ पे देखा गया है कि 20% का इंक्रीज हुआ है, राइज देखा गया है। और यहाँ पे जो अगर मैं पिछले 2 डेकेड्स की बात करूं तो हेल इवेंट्स जो हैं यानी हेल स्टॉर्म्स जो ओले पड़ रहे हैं उनके यहाँ पे जो इंटेंसिटी है वो डबल हुई है। अब आपको मैं यहाँ पे बताऊं अप्रैल 2024 में यहाँ पे कुछ एरियाज में हिमाचल के जैसे कि कुल्लू और शिमला में आपके गोल्फ जो बॉल होता है उस जितने बड़े बड़े ओले देखे गए जिससे आपके फ्रूट्स को इंपैक्ट हुआ और यहाँ पे लाइफ स्टॉक जो है आपका है ना उनको भी यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिला। तो देखो अगर मैं हिमालयन रीजन की बात करूं तो हिमालयन रीजन जो है वो फास्टर वार्म कर रहा है देन ग्लोबल एवरेज। तो अगर मैं पर डेकेड की बात करूं तो 0.5 से लेकर 0.7 डिग्री पर डेकेड यहाँ पे जो है वार्मिंग हो रही है और ग्लोबल एवरेज अगर देखा जाए तो 0.2 डिग्री सेल्सियस है। इसका सबूत हमारे को मिलता है यहाँ पे शिमला में। देखो 2024 में यहाँ पे 31 डिग्री टेम्परेचर देखा गया। अब तो ये धीरे धीरे बढ़ ही रहा है, जबकि यहाँ पे नॉर्मल जो टेम्परेचर होता था इस टाइम पे मई के टाइम पे वो होता था 25 डिग्री सेल्सियस। तो धीरे धीरे देखो यहाँ पे हीट बढ़ रही है, यहाँ पे जो वार्मिंग है वो ज्यादा हो रही है। अब इसका देखो तुम्हारे को इफेक्ट देखने को मिलेगा कि इससे स्नो ज्यादा मेल्ट होगी और यहाँ पे पानी की भी कमी देखने को आपको मिलेगी। जो गर्मी वाले टाइम होगा उस टाइम पे यहाँ पे पानी की बहुत ज्यादा दिक्कत देखने को मिलेगी बिकॉज जो स्नोफॉल है वो जल्दी मेल्ट होगी तो पहले ही पानी क्या हो जाएगा, खत्म होने की यहाँ पे चांसेस ज्यादा रहते हैं पानी के। ठीक है, इसके बाद अगर यहाँ पे एक्सट्रीम वेदर डेज की बात करूं तो जनरली अगर 2000 में मैं देखूं तो उस टाइम पे साल में सिर्फ 10 से 12 दिन ऐसे होते थे जहां पे आपका ऑरेंज और रेड अलर्ट यहाँ पे इशू किया जाता था। बट अब साल में 25 से 30 दिन ऐसे होते हैं जब ऑरेंज और रेड अलर्ट्स इशू होते हैं। ठीक है, तो देखो ये भी यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। तो देखो अगर मैं हिमाचल प्रदेश की बात करूं तो हिमाचल प्रदेश को क्या क्या चैलेंजेस हैं ये जो वेदर चेंज हो रहा है उससे। सबसे पहला तो देखो क्रॉप के लिए यहाँ पे डैमेज हो सकता है। देखो यहाँ पे अगर हेल स्टॉर्म आएगा है ना, अगर ओले पड़ेंगे तो क्रॉप्स में जो एप्पल है स्पेसिफिकली उस पे दाग पड़ेंगे तो उसके रेट आपको कम मिलेंगे। सेकंड, हीट वेव स्ट्रेस भी यहाँ पे हो सकता है। हाई विंड्स यहाँ पे एप्पल, स्टोन फ्रूट जो है, वेजिटेबल क्रॉप्स हैं, इनके लिए यहाँ पे घातक प्रूव हो सकता है। सेकंड है वाटर सिक्योरिटी।
ठीक है। अब देखो रैपिड अगर आपका चेंज होता है ना जो वेदर है, उसकी वजह से आपको यहाँ पे रिचार्ज जो होता है ग्राउंड वाटर रिचार्ज, उसमें भी कमी देखने को मिलेगी, जिससे आपको क्या होगा यहाँ पे जो वाटर सिक्योरिटी है वो भी खतरे में जाते हुए दिखेगी। इसके बाद फ्लैश फ्लड्स और लैंडस्लाइड्स, इसका देखो इसको तो बताने की जरूरत ही नहीं है, लास्ट ईयर आपने मंडी में देखा है कि किस तरीके से यहाँ पे डिसरप्शन हुई है। तो फ्लैश फ्लड्स आ सकते हैं, लैंडस्लाइड आ सकता है, और साथ में देखो जो हिमाचल की इकोनॉमी है जो टूरिज्म डिपेंडेंट है, तो टूरिज्म में भी डिसरप्शन आएगा। अगर देखो यहाँ पे एकदम से हेल स्टॉर्म की वार्निंग आती है तो लास्ट मोमेंट पे जो टिकट्स होती हैं वो कैंसिल कर देते हैं यहाँ पे टूरिस्ट, जिससे हिमाचल की इकोनॉमी पे भी असर पड़ सकता है। तो देखो अब देखते हैं कि क्लाइमेट चेंज से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या हम स्टेप्स यहाँ पे ले सकते हैं। तो देखो हमारे को हेल नेट्स पे डिपेंड करना पड़ेगा, स्पेसिफिकली जो एप्पल प्रोड्यूसर्स हैं या जो भी यहाँ पे हॉर्टिकल्चरिस्ट हैं उनको यहाँ पे एंटी हेल नट्स लगाने पड़ेंगे। एंटी हेल गन यहाँ पे आती है, उसको यूज़ किया जा सकता है ताकि हेल स्टॉर्म से अपनी फसलों को बचाया जा सके। अर्ली वार्निंग सिस्टम्स को हम यहाँ पे अच्छे तरीके से डेवलप कर सकते हैं ताकि हमारे को पहले पता चल जाए कि कब यहाँ पे जो वेदर है वो चेंज होने वाला है, ताकि हम क्रॉप प्रोटेक्शन या बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे सही कर सकें। इसके बाद यहाँ पे हमारे को रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, क्लाइमेट प्रूफ है ना, लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज में हमारे को जो रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। ठीक है। इसके बाद देखो वाटर मैनेजमेंट यहाँ पे करनी पड़ेगी, अपने जो नेचुरल स्प्रिंग्स हैं उनको यहाँ पे, कुंड्स को हमारे को यहाँ पे प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा। ठीक है। तो ये सारी चीजें हम कर सकते हैं जिससे थोड़ा बहुत हम जो इम्पैक्ट है क्लाइमेट चेंज का उससे लड़ सकते हैं। बट लॉन्ग टर्म जो स्ट्रेटेजी रहेगी वो यही रहेगी, जो पेरिस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें जो एग्रीमेंट किया है पेरिस एग्रीमेंट, उसको हमारे को क्या करना पड़ेगा, उसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको कम करने के लिए हमारे को स्टेप्स लेने पड़ेंगे, फॉसिल फ्यूल्स पे हमको कम डिपेंडेंट होना है। अगर ये सारे स्टेप्स हम लेते हैं तभी हम लॉन्ग रन में हिमालयन इकोलॉजी को बचा पाएंगे और ओवरऑल हम जो प्लेनेट है उसको बचा पाएंगे। ठीक है। तो आज के लिए फिर इतना ही करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी। इसी तरह की और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप सिविल स्टेप हिमाचल के चैनल को फॉलो जरूर कर सकते हैं।